प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 10 भूगोल विषय के अंतर्गत पाठ 2 वन एवं वन्यजीव संसाधन। भाई बहनों, इस पाठ का एक वीडियो हमने इसके पूर्व में जारी किया है, जिसमें आप सभी को जैव विविधता के बारे में बताया गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता किस प्रकार से विद्यमान है, किस प्रकार से जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर के हमारा पारिस्थितिकी तंत्र बना है। इस वीडियो को मैंने एक दिन पूर्व जारी किया था। आप लोगों ने उसको देखा होगा, समझा होगा। ऐसी अपेक्षा है कि आप उसको देख करके, उसको समझ करके आपका ज्ञान जैव विविधता के बारे में बढ़ा होगा। आज के वीडियो में हम उससे आगे चलते हैं। जैव विविधता में दो प्रकार की जीव पाए जाते हैं, एक वनस्पत जात, एक प्राणी जात। तो हम वनस्पत जात अर्थात वन संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। भैया बहनों, वन संसाधन, जैसा वन के बाद संसाधन शब्द जुड़ा हुआ है, यह क्यों जुड़ा हुआ है, वन कैसे संसाधन बन गया, तो इसके बारे में भी हम आज के वीडियो में अध्ययन करेंगे। भाई बहनों, हम सभी जानते हैं कि प्राकृतिक रूप से बिना मानवीय प्रयास के जो भी पेड़ पौधे और वनस्पतियां उगते हैं इस धरातल पर, वे वन कहलाते हैं। इसमें दो भूमिका होती है, एक तो प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे जो उगते हैं, दूसरा उसमें मानव का कोई प्रयास नहीं रहता उसको उगाने में, उसको पोषित करने में, उसको पल्लवित करने में मानव का कोई प्रयास नहीं रहता। तो ऐसे वनस्पतियां, ऐसे जो है पेड़ पौधे और घास के मैदान, झाड़ियां, इनको हम वन कहते हैं। इसको हम दूसरे रूप में परिभाषित कर सकते हैं। भाई बहनों, जैसा कि वन संसाधन के बारे में हम जानते हैं कि धरातल पर अथवा स्थल पर बिना मानवीय प्रयास के स्वतः उगने वाली पेड़ पौधे, वृक्षों और झाड़ियों के आवरण को हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। इसको हम लिख लेते हैं। स्थल पर प्राकृतिक रूप से उगने वाली वनस्पतियों के आवरण को प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। इसको हम इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि बिना मानवीय प्रयास के अर्थात धरातल पर बिना मानवीय प्रयास के प्राकृतिक रूप से उगने वाली पेड़ पौधों और झाड़ियों, वृक्षों के समूह को हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। तो परिभाषा स्पष्ट हो रहा है, इसमें मानव का कोई प्रयास नहीं होता, ये स्वतः प्राकृतिक रूप से उगती हैं। ये क्या है? पेड़ पौधे, वृक्षों और झाड़ियों के समूह हैं जो धरातल को ढके हुए हैं। धरातल का एक आवरण है, एक आभूषण है। इनको हम धरा का भूषण भी कहते हैं, धरा का आभूषण भी कहते हैं। बिना पेड़ पौधों का जो धरातल है, वो बिना पेड़ पौधों का धरातल बिल्कुल निर्जीव सा, वीरान सा लगता है, उसमें कोई रौनक नहीं रहती। आप चले जाए कार्यक्रम स्थल में, कोई रौनक नहीं दिखाई देती है। तो ये धरा के भूषण हैं, इनकी महत्ता, इनकी गुणवत्ता को देखते हुए और ऋषि मुनियों ने भी इसे हरा सोना कहा है। हमारे लोगों ने भी, भूगोल वेत्ताओं ने भी और हम सभी मिलकर के इसे हरा सोना की संज्ञा देते हैं, या इसको जैसे कोयले को काला हीरा कहते हैं, ऐसे इसको हरा सोना
या हरा हीरा हम कहते हैं, क्योंकि ये हीरे से भी महत्वपूर्ण है। ये हमारे लिए प्राणवायु देती है, जीवन देती है और हमारे आंखों को सुकून देते हैं। ये वृक्ष, ये पेड़ पौधे, इसलिए ये धरा के पोषण है, धरा के आवरण है जो इसको ढके हुए हैं, धरा के हीरे हैं। तो इसको हम अनेक उपमाओं से इसको संबोधित कर सकते हैं। तो भाई बहन, प्राकृतिक वनस्पति बिना मानवीय प्रयास के प्राकृतिक रूप से धरातल पर उगने वाले पेड़ पौधों, वृक्षों, झाड़ियों के समूह को या आवरण को हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। इतना स्पष्ट हुआ। इसके बाद अगला चलेंगे हम वन संसाधन। हमने बताया वन के आगे संसाधन जुड़ा हुआ है। तो संसाधन इसलिए क्योंकि ये हमारे जीवन को आसान बनाता है, हमारे जीवन को एक साधन प्रदान करता है, इसलिए ये संसाधन है। जीवन की महत्ता इससे जुड़ी हुई है, इसलिए यह संसाधन है। तो वन संसाधन को प्रभावित करने वाले कारक, वन संसाधन को प्रभावित करने वाले कारक अर्थात वनों पर प्रभाव डालने वाले जो कारक हैं वो प्राकृतिक कारक कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला है जलवायु। हम सभी जानते हैं, चाहे मानव सभ्यता हो, चाहे वनों की सभ्यता हो, कुछ भी हो, चाहे उद्योग हो, जनसंख्या हो, सबको प्रभावित करने का कारक पहला होता है जलवायु। तो वनों पर भी यह प्रभाव डालता है, जनसंख्या पर भी यह प्रभाव डालता है, उद्योगों पर भी प्रभाव डालता है, सब पर प्रभाव डालता है जलवायु। तो जलवायु वनस्पतियों के उद्गम का, उत्पत्ति का आधार होता है। जिस प्रकार की जलवायु उस प्रकार की उस क्षेत्र में वनस्पति। हम सभी जानते हैं पृथ्वी, थोड़ा सा इसको समझेंगे। ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, 0 अंश भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के इधर ये कर्क रेखा उत्तर में और ये दक्षिण में मकर रेखा। ये कर्क और मकर रेखाओं, इसका मान 23.5 अंश उत्तर, इसका मान और 23.5 अंश दक्षिण। कर्क और मकर रेखाओं के बीच सूर्य की किरणें वर्ष भर बारी बारी से लंबवत चमकती हैं। 22 दिसंबर को यहाँ चमकेंगी सूर्य की किरणें, तो आगे यहाँ इसके बाद में 23 सितंबर और 23 सितंबर के बाद इसके बाद यहाँ 22 सितंबर के बाद यहाँ 21 मार्च और यहाँ फिर 21 जून को लंबवत चमकेंगी। फिर 21 जून से लौट करके यहाँ से यहाँ 23 सितंबर को सूर्य की किरणें लंबवत चमकेंगी, फिर 22 दिसंबर को आएंगी, फिर यहाँ से लौट जाएंगी। ऐसे इन अक्षांशों के मध्य 23.5 अंश दक्षिण, 23.5 अंश उत्तर अक्षांशों के मध्य सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत चमकती हैं। इसलिए इस क्षेत्र को हम उष्णकटिबंध कहते हैं। उष्णकटिबंध, कटिबंध अर्थात क्षेत्र कहलाता है। कटिबंध माने क्षेत्र, उष्ण माने गर्म। ये भौगोलिक शब्दावली है। इसके बाद 22 अंश 23.5 अंश से और 66.5 अंश अक्षांश के बीच दक्षिण और 66.5 अंश उत्तर अक्षांशों के बीच ये शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। यहाँ सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत, वर्ष भर सीधी चमकती है, तिरछी चमकती हैं, वर्ष भर तिरछी चमकती हैं, इसलिए ये शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। 23.5 अंश से 66.5 अंश दक्षिण, 23.5 अंश से 66.5 अंश उत्तर। यहाँ की जलवायु हमेशा सम शीतोष्ण रहती है, अर्थात समान उष्ण समान शीत, अर्थात ना तो अधिक ठंडी ना तो अधिक गर्मी वर्ष भर रहती है। तो ये शीतोष्ण यहाँ पर वनस्पतियां पाई जाती हैं। यहाँ उस प्रकार के लंबे लंबे वनस्पतियां पाई जाती हैं। उष्णकटिबंध में भी जल अधिक होने के कारण यहाँ अनेक घने जंगल पाए जाते हैं, जैसे भूमध्य रेखीय जंगल, भूमध्य रेखा के पास भूमध्य रेखीय जंगल पाए जाते हैं। और शीत कटिबंध ये 90 अंश उत्तर, 90 अंश दक्षिण 66.5 से 90 अंश उत्तर, 66.5 से 90 अंश
दक्षिण अक्षांशों के मध्य हमेशा सूर्य की किरणें 6 महीने पड़ती हैं, 6 महीने नहीं पड़ती हैं, तो ये क्षेत्र बर्फ से ढका रहता है। और जब 6 महीने तक और 6 महीने जब बर्फ थोड़ा बहुत पिघलता है, थोड़ा बहुत जो चट्टान दिखाई देती है बर्फ से उभरी हुई, वह उस पर काई नीचे जैसी वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो ठंडे प्रदेशों की जो वनस्पतियां हैं वो यहाँ पाई जाती हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जलवायु ही वनस्पतियों की उत्पत्ति का आधार है। जैसा जलवायु वैसी वनस्पति। यहाँ उष्ण कटिबंध है, उष्ण प्रकार की जलवायु है, तो बड़ी बड़ी लंबी लंबी वनस्पतियां, घने जंगल, घने लताओं वाले वनस्पतियां पाई जाती है। ये शीतोष्ण है दोनों तरफ यहाँ, तो शीतोष्ण क्षेत्र में और चौड़े चौड़े पत्ती वाली और पतझड़ वाले वृक्ष पाए जाते हैं। और उसके बाद शीत में काई नीचे जैसी वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो भाई बहनों, पहला जो है प्रभावित करने का कारक है जलवायु। जैसी जिस क्षेत्र की जलवायु वैसी उस क्षेत्र की वनस्पति। दूसरा है धरातल। धरातल जैसा होगा जिस क्षेत्र का वैसे ही उस धरातल पर वनस्पतियां उगेंगी। कठोर धरातल पर वनस्पतियां छोटी छोटी उगेंगी क्योंकि जल संचारण करने की वनस्पतियों में क्षमता अधिक नहीं होती है। कठोर चट्टानों पर जल कम मिलता है, इसलिए वो वनस्पतियां अपने को प्रोग्रेसिव अर्थात अपने को पोषित पल्लवित नहीं कर पाती उस चट्टान में। तो कठोर धरातल पर छोटी वनस्पतियां और कोमल धरातल पर, मुलायम धरातल पर और बड़ी बड़ी वनस्पतियां, चौड़ी चौड़ी पत्तेदार वनस्पतियां उगती हैं। मिट्टी, जिस क्षेत्र की मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है उस क्षेत्र में और अधिक वनस्पतियां उगती हैं, सघन वनस्पतियां उगती हैं। और जिस क्षेत्र की मिट्टी कम उपजाऊ होती है वहां विरल वनस्पतियां उगती हैं। जैसे आप वनस्पति जब आप धान की रोपाई करते हैं तो अगर मिट्टी उपजाऊ है तो धान की फसल अच्छी होगी, गेहूं की फसल अच्छी होगी। अगर मिट्टी अनुपजाऊ है तो विरल वनस्पतियां अर्थात विरल जो है खेत में जो पौधे हैं धान के या गेहूं के वो दूर दूर और उगेंगे या छोटे छोटे उगेंगे। तो मिट्टी भी जैसे फसलों को प्रभावित करती है वैसे वनस्पतियों को भी प्रभावित करती है। अगला है भूगर्भिक संरचना। हम सभी जानते हैं भूगर्भिक संरचना अर्थात जैसे धरातल की बनावट भूगर्भ से जो ऊपर धरातल टिका हुआ है, पठार है, पर्वत है, मैदान है, समुद्र के मैदान है, कक्षाओं में आप पढ़े होंगे। तो जैसे आपका भूगर्भिक बनावट होगा उसी प्रकार की ज्वालामुखी क्षेत्र में आप वनस्पति नहीं पाएंगे, पर्वतीय क्षेत्रों में आप वनस्पति पाएंगे, ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में कम वनस्पति पाएंगे। तो ऐसे भूगर्भिक जो संरचना है, भूगर्भिक जो बनावट है वह भी कहीं ना कहीं वनस्पतियों के उद्भव और विकास में सहायता करती है। उसके बाद आर्द्रता। आर्द्रता अर्थात नमी जिसको हम कहते हैं। आर्द्रता वायु में उपस्थित नमी की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। अर्थात वायु में जो उपस्थित नमी है अर्थात जलवाष्प है, जलवाष्प से ही वायु में नमी आती है। तो जलवाष्प वायु में उपस्थित जलवाष्प अथवा नमी की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। तो जितने अधिक जिस क्षेत्र में और वायु में जलवाष्प होगा, नमी होगी, उस क्षेत्र की वनस्पतियों को अधिक पोषण मिलेगा तो वनस्पतियां अधिक उगेंगी। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में भूमध्य रेखा से 5 अंश उत्तर 5 अंश दक्षिण वाले क्षेत्रों में और आर्द्रता अधिक रहती है, इसलिए वहां वनस्पतियां अधिक उगती हैं। भूमध्य रेखीय वन संसार के और सबसे बड़े वन माने जाते हैं जो ब्राजील के अमेजन घाटी में है, अफ्रीका महाद्वीप में और कांगो घाटी में है और इंडोनेशिया जो द्वीप समूह है वहां है। कि भूमध्य रेखा के 5 अंश उत्तर 5 अंश दक्षिण वाले क्षेत्र हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का जो ब्राजील क्षेत्र भेजन बेसिन वहां भूमध्य रेखीय वनस्पति पाई जाती है। फिर अफ्रीका महाद्वीप में जो जायरे नदी, कांगो नदी इसको कहते हैं, वहां भूमध्य रेखीय वनस्पति पाई जाती है। फिर आपका इंडोनेशिया द्वीप समूह तो वहां भूमध्य रेखीय वनस्पति पाई जाती है। तो इस प्रकार से वनस्पतियां आर्द्रता भी वनस्पति को प्रभावित करती है। तापमान, जहां ऊंचा तापमान है वहां लंबी वनस्पतियां उगेंगी, जहां नीचा तापमान है जैसे कम तापमान शीतोष्ण वहां काई नीचे जैसे छोटी छोटी वनस्पतियां उगेंगी। आप हिमालय पर चले जाइए, हिमालय पर जहां अधिक तापमान है वहां बर्फ की चट्टानों के पास, वहां बर्फ की चट्टानों के पास वनस्पति दिखाई देती है, तो दिखाई छोटी छोटी वनस्पतियां दिखाई देती है। और नीचे आइए लघु हिमालय में बड़ी बड़ी वनस्पतियां दिखाई देती हैं।
तो तापमान भी वनस्पतियों को प्रोवाइड करता है। अगला है प्रकाश की अवधि। हम सभी जानते हैं भाई बहनों, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वर्ष भर जिन क्षेत्रों में और प्रकाश मिलता रहता है, सूर्य चमकता रहता है, उन क्षेत्रों में लंबी चौड़ी सघन वनस्पतियां होती हैं, और जिन क्षेत्रों में प्रकाश कम मिलता है वहां वनस्पतियां नहीं के बराबर होती हैं। आप ऐसे क्षेत्र धरातल पर बहुत हैं, जैसे 6 महीने ध्रुवों पर दिन और 6 महीने की रात होती है, तो ध्रुवों पर वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं। काई लीचे जैसी वनस्पतियां 6 महीने वही थोड़ा थोड़ा होती हैं। तो प्रकाश भी और वनस्पतियों को प्रभावित करता है। तो हमने आज ये पढ़ा वन संसाधनों को प्रभावित करने वाले कारक। तो आप सभी ये नोट कर लीजिएगा और इसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल्स लिख लीजिएगा जो मैंने समझाया है, और कुछ पुस्तक की सहायता से, कुछ अपने विवेक से, अपने शब्दावली से इसको आप इसकी हेडिंग को डील करिएगा, हेडिंग अवश्य लिखिएगा। इसके बाद आते हैं भारतीय वनों के प्रकार। भैया बहनों, अभी तक तो हमने विश्व के संदर्भ में वनों को पढ़ा कि विश्व के संदर्भ में वन किन किन क्षेत्रों में, कैसे कैसे क्षेत्रों में और किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, और वो किसको कौन कौन से तत्व उसको प्रभावित करते हैं। तो भारत के संदर्भ में हम पढ़ेंगे। तो भारत के संदर्भ में वनों को 5 भागों में बांटा गया है, यानी भारतीय प्राकृतिक वनस्पति को 5 भागों में बांटा गया है। उसके धरातल, उसकी जलवायु, मिट्टी, भूगर्भ संरचना, आर्द्रता, तापमान, प्रकाश की अवधि के आधार पर जो भारत में वनस्पतियां उगती हैं, उन वनस्पतियों को हम 5 भागों में बांटे हैं। पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। उष्णकटिबंधीय इसलिए है क्योंकि भारत उष्णकटिबंध है, अर्थात भारत कर्क रेखा उसके बीचों बीच होकर गुजरती है। तो भारत का आधा भाग उष्णकटिबंध में आता है, आधा भाग शीतोष्णकटिबंध में आता है। अर्थात जो गुजरात से लेकर के और मध्य प्रदेश से लेकर के दक्षिण का क्षेत्र है वो उष्णकटिबंध में है, और उसके उत्तर का क्षेत्र, गुजरात से उत्तर का क्षेत्र, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग, ये सब शीतोष्णकटिबंध में आते हैं, क्योंकि भारत के बीचों बीच से एक कर्क रेखा होकर गुजरती है, इधर शीतोष्णकटिबंध, इधर उष्णकटिबंध। तो भारत में अधिकांश जो प्रभाव है वो उष्णकटिबंध का है, मानसूनी जलवायु है। तो इसलिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, अर्थात ऐसे वन जो उष्णकटिबंध क्षेत्र में पाते हैं, सदाबहार अर्थात सदा हरे भरे रहते हैं, जिनके पत्ते नहीं गिरते हैं, ऐसे वन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहलाते हैं। ये भारत के अधिकांश क्षेत्रों में जहां पर अधिक वर्षा होती है, जैसे आपके पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और केरल के क्षेत्रों में, तमिलनाडु के क्षेत्रों में ऐसे वन पाए जाते हैं। और उसके बाद में इन वनों के जो पत्ते होते हैं, इनकी विशेषता होती है बर्फ पर हरे भरे होते हैं। इन वनों के पत्ते गर्मी में, ठंडी में कभी नहीं गिरते, पतझड़ नहीं होता है इनमें। ऐसे वन बेंत, बांस, आबनूस, देवदारू, ऐसे वन जो है वनों के वृक्ष होते हैं, बेंत, बांस, आबनूस, देवदारू, महोगनी। तो ऐसे वृक्ष सदाबहार वनों के होते हैं। आबनूस, देवदारू, महोगनी, बांस, बेंत, ये सदा हरे भरे रहते हैं। इन्हें पतझड़ नहीं होता कि आपको टहनियां दिखाई देंगी, सारे पत्ते गिर जाएंगे। ये सदाबहार वन कहलाते हैं। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती अर्थात पर्ण माने पत्ते, पाती अर्थात गिर जाते हैं उनके पत्ते। तो ऐसे गर्म क्षेत्र वाले जो वन होते हैं, जिनके पत्ते वर्ष में एक बार गिर जाते हैं, ऐसे वृक्षों जो है इन वनों के वृक्ष वो सदाबहार पर्णपाती वन कहलाते हैं। तो इनकी एक प्रमुख विशेषता यह होती है कि शीत ऋतु आते आते इनकी पत्तियां सब गिर जाती हैं, ऐसा लगता है कि वृक्ष सूख गया है, जैसे शीशम, जैसे क्या कहते हैं, महुआ, शीशम, महुआ हुआ, नीम हुआ, जामुन हुआ,
ऐसे जो पत्ते हैं जो शीत ऋतु में सब एकदम झड़ जाते हैं, सागौन हुआ, वे क्या कहलाते हैं? वे पर्णपाती वन कहलाते हैं। इनको मानसूनी वन भी कहते हैं। भारत मानसूनी जलवायु वाला देश है, इसलिए भारत के अधिकांश भागों में ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। बाकी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पंजाब, राजस्थान, ये राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में, गुजरात, इन क्षेत्रों में आपके अधिकांश क्षेत्रों में ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। इसमें शीशम, महुआ, सागौन, नीम, बेर, ये सभी चीजें आती हैं। उसके पश्चात आता है आपका उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, अर्थात जिनमें कांटे पाए जाते हैं। ऐसे वनस्पतियां भारत के राजस्थान में पाई जाती हैं, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पाई जाती हैं, कठोर चट्टानों में और रेतीले भागों में। इसमें नागफनी आता है, कीकर आता है, बबूल आता है। नागफनी, कीकर, बबूल, बैर के बड़े बड़े वृक्ष, झरबैर। तो ऐसे जो और खजूर के भी वृक्ष आते हैं। तो ऐसे वृक्ष उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति के हैं जो भारत के राजस्थान क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला है पर्वतीय वन, अर्थात जो पर्वतों पर, उच्च पर्वतों पर मध्य हिमालय श्रेणी में पाए जाते हैं, शिवालिक श्रेणी में पाए जाते हैं। ऐसे वन पर्वतीय वन कहलाते हैं। और दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियां और विंध्याचल की पहाड़ियों में ऐसे वन पाए जाते हैं, पर्वतीय वन कहते हैं। इन वनों में आबू, इन वनों में देवदार में देवदार, चीर, फर, लाख, स्प्रूस, चीर, फर, लाख, स्प्रूस, देवदार, ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं इन वनों में। और इन वनों की पत्तियां बहुत छोटी छोटी होती हैं, नुकीली थोड़ी होती हैं, चौड़ी चौड़ी पत्तियां नहीं होती, टहनियां नीचे की ओर झुकी होती हैं। इनको कोणधारी वन भी कहते हैं, इनको कोणधारी भी वन कहते हैं। तो ऐसे वन पर्वतों को पाए जाते हैं। ये वन औषधीय गुण के लिए विख्यात है। आप तो जानते हैं जब हनुमान जी और लक्ष्मण जब मूर्छित हुए तो हनुमान जी धौलागिरी पर्वत जो नेपाल में है वहां से और बूटी सजीवन बूटी लेकर के आए थे। तो पर्वतों पर जो वृक्ष पाए जाते हैं, चीर, फर, लाख और अनेक प्रकार के, जिसके अनगिनत नाम हैं, तो वो वन, वो वृक्ष, ये इन वनों का महत्व और औषधियों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ये वन, इन वनों का महत्व औषधीय गुण के लिए विख्यात है। तो इस नाते पर्वतीय वन भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में, हिमालय के पर्वतों पर पाए जाते हैं। कुछ दक्षिण भारत के और मलय पर्वत पर और विंध्याचल पर्वत पर भी और ऐसे अन्नामलाई के पर्वत पर भी पाए जाते हैं। अगला है ज्वारीय वन। ज्वारीय वन अर्थात समुद्र के ज्वार से जो भूमि निर्मित हुई है उस पर जो वन हुए हैं उसे हम ज्वारीय वन कहते हैं। इसे डेल्टाई भी वन कहते हैं। गंगा नदी के सुंदरवन के डेल्टा में, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा, वहां पर डेल्टाई वन और ये हुए हैं। डेल्टाई वनों में अनेक प्रकार के और वृक्ष पाए जाते हैं। उन वृक्षों को हम डेल्टाई वन कहते हैं। वहां विशेष प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। सुंदरी वृक्ष उसको कहते हैं, इसलिए सुंदर वन का डेल्टा उसका नाम था। वहां कौन सी वनस्पति पाई है? सुंदरी वृक्ष। ये विश्व में कहीं नहीं पाई जाती। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा है, जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, यहाँ नहीं बना है, मैप आप देखिएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ आकर के मिलती है, वो जो क्षेत्र है वो सुंदरी वृक्ष के नाते से वो विश्व विख्यात है और बहुत बड़ा डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसलिए वहाँ एक सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं और बहुतायत पाए जाते हैं। इसलिए जो ज्वारीय वन है वहाँ ज्वार प्राय आते हैं, तो इसलिए इसका नाम ज्वारीय वन या सुंदर वन कहा गया। तो ऐसे वृक्ष ज्वारीय वन कहलाते हैं। ज्वारीय वनों में समुद्र के द्वार से प्रभावित जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मैदान हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के
पर्वतों के आगे जो समुद्र के मैदान है वहाँ भी ज्वारीय वनस्पति पाई जाती है। जैसे आपके नारियल के वृक्ष हो गए, रबड़ के वृक्ष हो गए, ये ज्वारीय वनस्पति है। ये आपके मैदानी क्षेत्रों में नहीं मिलेगी, गंगा और नदियों के मैदान में नहीं मिलेगी, ये समुद्रों के किनारे ही मिलेगी। तो ये भी ज्वारीय वनस्पति इसकी श्रेणी में आते हैं। तो आज आपको भैया बहनों भारत के प्राकृतिक वनस्पति के बारे में और वन किसे कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं, इसके बारे में, फिर वन संसाधन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में आपने अध्ययन किया। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है भैया बहनों। इसका नोट्स आप तैयार करिएगा, आप लिखिएगा, ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। और वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।